लालच में डूबी नंद। ये कहानी है शर्मा निवास की। हरिमोहन शर्मा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करते थे। दिन बीतते गए और बड़े दोनों बेटों की शादी हो गई। अब बची थी उनकी इकलौती बेटी पारुल। पूरे घर में एक ही बेटी होने के कारण सभी उसे बहुत चाहते थे। भाभियां तो उसे पलकों पर बिठाकर रखती थी। एक रोज सवेरे सवेरे पारुल किचन में जाकर धनिये की चटनी पीसने लगती है। अरे, चटनी पीस रही है क्या दीदी? मुझे कह दिया होता। क्या जरूरत थी आपको इतनी सुबह सुबह किचन में आने की? मैं हूँ ना, और भी कुछ बनाना हो तो मुझे बता दीजिए। अरे अरे, कोई बात नहीं भाभी, क्या फर्क पड़ता है कि आप बनाए या मैं। वैसे भी आप दिन भर कितना काम करते हो, मुझे आपको जगाने का मन नहीं किया। ओहो, कितनी फिक्र है आपको हम सब की। दीदी आप जाइए, मैं अभी चटनी पीस देती हूँ। अरे वही तो भाभी, आज के जमाने में भी आप सिलबट्टे पर चटनी पीस रही हो, ये ना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। सच में मैं तो सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ना एक मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर कर दूँ। ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का आ जाएगा, और क्या, कम से कम आपको आराम तो मिलेगा। अच्छा दीदी, ऑनलाइन मिक्सर ग्राइंडर भी ऑर्डर होता है? फिर तो आप कर दीजिए। पारुल बचपन से ही बड़ी तेज थी। इधर उधर से कुछ ना कुछ झोल झमाल करके वो अपना फायदा निकाल ही लिया करती थी। बड़े होने के बाद अब वो ऐसी हरकतें अपनी भाभीओं के साथ भी करना शुरू कर देती है। किसी लोकल कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर 1,000 रुपए में मंगवा कर पारुल अपनी बड़ी भाभी से 5,000 रुपए ले लेती है। अरे वाह दीदी, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। अरे 8,000 का था मिक्सर ग्राइंडर भाभी, वो तो ना मेरे पास कूपन था तो ना 3,000 में ही मिल गया। इससे पहले वाला मिक्सर ग्राइंडर खराब हुए 3 साल हो गए है ना। आज तक किसी ने भी नहीं सोचा कि नया मिक्सर ग्राइंडर मंगवा दें। बहुओं को तकलीफ होती होगी, किसी को मतलब नहीं है, पर मैंने सोच लिया था इस बार तो मैं एक मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन ऑर्डर करके ही रहूंगी। ये बहुत अच्छा किया दीदी आपने। एक आप ही तो हैं जो हमारी सारी जरूरतें बिना बोले समझ जाती हैं। सुबह सुबह 4,000 का फायदा, इसे कहते हैं मुनाफा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, हाय। सुबह सुबह अपनी ही भाभीयों को चूना लगाकर पारुल कॉलेज चली जाती है और इस बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड अंजलि को बताती है। इस पर अंजलि कहती है, बाप रे बाप, मुझे तो लगा था कि तू किसी सस्ते ब्रांड का मिक्सर ग्राइंडर मंगवा देगी, पर लोकल माल कौन मंगवाता है। पारुल, इतना झूठ। अरे अगर वो एक ही बार में खराब हो गया तो तेरी भाभीओं को तुझ पर शक हो जाएगा ना। अरे तू मेरी भाभीओं को जानती नहीं है अंजलि, दिन रात मैं उनके साथ ही रहती हूँ। बड़ी ही सीधी सादी और पूजा पाठ वाली औरतें हैं दोनों। अगर मिक्सर ग्राइंडर खराब भी हो गया ना तो मैं उन्हें दूसरी कहानी सुना दूंगी। और जैसा कि अंजलि कह रही थी वैसा ही होता है। पारुल का मंगाया हुआ लोकल मिक्सी ग्राइंडर पहले ही दिन अपना दम तोड़ देता है। दीदी देखिए ना, ये तो चालू ही नहीं हो रहा। कल ही तो मंगवाया था, न जाने क्या हो गया है इसमें। हे भगवान, ये हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। भाभी आपको पता है ऐसा कब होता है? अरे मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा है। जब घर पर किसी का राहु खराब होता है ना तो इलेक्ट्रॉनिक सामान खुद ब खुद खराब होने लगते हैं। क्या? हे भगवान, दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कल ही ना मेरे कमरे का पंखा भी खराब हो गया था। अब क्या हो दीदी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो शादी के बाद कभी घर से निकली ही नहीं।
दीदी आप ही कुछ बताएं। अरे कुछ नहीं, बस दान दक्षिणा कुछ पूजा से राहु का प्रभाव कम हो जाता है। भाभी यही एक आदमी के 4000 के आसपास लगेंगे, क्योंकि कमरे में आप भी रहते हैं और भैया भी। अब पता नहीं राहु आपका खराब है या भैया का। बिना कुछ सोचे समझे सुषमा फौरन अपने कमरे से 8000 रुपए निकाल कर लाती है और अपनी नंद के हाथ में रख देती है। ये लीजिए दीदी, मैं तो किसी पंडित को जानती ही नहीं, अब आप ही पूजा करवाएं। ये 8000 रुपए मेरे और इनके लिए। मेरी ही राहु के प्रभाव के कारण लगता है ये मिक्सी ग्राइंडर खराब हुआ है, पर आपने भी सही कहा, अगर इनका राहु खराब हुआ तो। 4000 का अपनी भाभीयों को चूना लगाने के बाद और 8000 का चूना अपनी छोटी भाभी को लगाकर पारुल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है और खुशी के मारे वो अंजलि को कॉल करके इस बारे में बताती है। अरे बाप रे बाप पारुल, तेरा दिमाग है कि पैसे छापने की मशीन। अरे एक बिजनेसमैन से ज्यादा तो तू कमा लेती है। अरे अंजलि, तू बेकार में ही डर रही थी कि मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया तो क्या होगा। रात के खाने के समय सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दीपक कहता है, जयपुर के बड़े बड़े डिजाइनर हमारे शहर में मेला करने आ रहे हैं, तुम लोग जरूर जाना वहाँ। और फिर क्या था, इस बात को सुनते ही पारुल के दिमाग के घोड़े जोर जोर से दौड़ने लग जाते हैं और वो रात को अपनी फ्रेंड अंजलि को कॉल करके कहती है, हेलो अंजलि, तेरे घर के बराबर में फुटपाथ पर जो डायमंड की वॉचेस मिलती है ना, 50-50 रुपए की, वैसी ही 2 वॉचेस कल मेरे घर लेकर आना। अरे पर इसमें कमीशन लगेगा, बता देती हूँ मैं। अरे बड़ी तेज हो रही है तू भी। अरे ठीक है बाबा, ले लेना 100-200 तू भी बस। इत्तेफाक से उसी वक्त कमलेश वॉशरूम जाने के लिए उठती है और पारुल और अंजलि की बातें सुन लेती है। प्लान के मुताबिक अंजलि नकली घड़ियों को लेकर पारुल के घर आती है। अरे देख पारुल, मैं क्या लाई हूँ, यहाँ पास में ही ना मेला लगा है, इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स आए हैं वहाँ पर। अरे मैं तुझे क्या बताऊँ, 20-20 हजार रुपए की मैं 2 घड़ियाँ लाई हूँ, एक तेरे लिए और एक अपने लिए। अरे क्या अंजलि, ये मेरे लिए है। हाँ हाँ, तू भी क्या याद रखेगी कि किस दोस्त से पाला पड़ा है तेरा। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती, और बिना पैसों के तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं इन घड़ियों को अपनी भाभीयों को दिखाऊंगी, अगर उन्हें पसंद आ गई तो मैं जरूर ले लूंगी, पर उन्हें दिखाए बिना तो मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। हाँ हाँ भाभी, आप पहले घड़ियाँ देख लीजिए, अगर आपको पसंद आती हैं तो आप ले लीजिए, मैं दूसरी ले लूंगी। और अपनी बोली के खेल से 50 रुपए की घड़ी अपनी भाभीयों को पारुल 20,000 में बेचने ही वाली थी कि कमलेश वैसी ही सेम टू सेम घड़ियां लाकर उसके सामने टेबल पर रख देती है। अरे 50 रुपए की घड़ी 20,000 रुपए में, ठगी किसके साथ हो रही है, बताओ तो पारुल। क्या क्या कह रही हो ये मम्मी? अरे तुमने इतनी ज्यादा बार्गेनिंग कैसे कर ली यार? अंजलि, तुम्हें कोई ठग कर चला गया है। देखो तो सेम टू सेम घड़ियां मम्मी 50 रुपए में लाई हैं। अब हम तुमसे 20,000 रुपए में घड़ी क्यों खरीदेंगे भला? अरे मैं तो कहती हूँ तुम भी इन घड़ियों को ना वापस लौटा दो। बाप रे बाप, क्या लड़की है ये, चोरी पकड़े जाने के बाद भी माथे पर शिकन तक नहीं आती इसके। पर इस बार कमलेश ने सोच लिया था कि वो अपनी बेटी का भांडा फोड़ कर ही रहेगी। अच्छा तो अंजलि, उस मेले में लेकर चल, मुझे चप्पल मार कर आती हूँ उस फरेबी के मुंह पर। चल पारुल, तू भी साथ चल। जया, सुमन, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। अरे अब छोड़ो ना मम्मी, क्या करोगी जाकर?
क्यों बेकार में तमाशा करना। अरे नहीं नहीं बेटा, सब लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। जो फुटपाथ वाला अंजलि के घर के बाहर 50 रुपए की घड़ी बेच रहा है, वही उन घड़ियों को मेले के अंदर ले जाकर 20,000 की बेच रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ जाकर ढाबा बोलेंगे तो दबाव पड़ेगा। चल अंजलि, तेरे घर चलते हैं, तेरे मम्मी पापा को भी ले लेते हैं। ये सुनते ही अंजलि डर कर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, ये सब करने के लिए मुझे पारुल ने कहा था, मैं कुछ नहीं जानती। उसके कहने पर ही मैं फुटपाथ से घड़ियां लाई और 20-20 हजार की कहा। ऐसा बोलने के लिए मुझे पारुल ने कहा था कि मेरी भाभीियों को 20-20 हजार की घड़ियां बताना, वो बहुत सीधी सादी है, मान जाएंगी। और ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार ये ऐसा ही करती है। और अब ये रायता तुम ही संभालो पारुल, मैं तो जा रही हूँ। मम्मी, वो कमलेश पारुल के गाल पर एक करारा चमाटा मारती है। अरे आज के जमाने में कोई भी भाभी अपनी नंद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तेरी भाभीियों ने मुझसे भी ज्यादा तुझे प्यार किया है और तू उन्हीं भाभीियों को ठगती रही। अरे बड़ी मिन्नतों से तू पैदा हुई थी, पर आज मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। काश तू पैदा होते ही मर जाती। अरे तुम दोनों लड़कियों सुन लो, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी पारुल से बात की तो मेरा रिश्ता उससे खत्म हो जाएगा। और इसके बाद शर्मा निवास का कोई भी इंसान पारुल से बात नहीं करता। अकेले घुट घुट कर पारुल टूट जाती है। और एक हफ्ते बाद मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए ना, न जाने किस घमंड में थी मैं। अरे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और जैसे ही पारुल ये कहती है, उसकी दोनों भाभियां उसे गले लगा लेती हैं और शर्मा निवास फिर से खुशहाल हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।